दोस्तों, आज हम कोड ऑन वेजेस के बारे में बात करेंगे। हमने लेबर लॉस के सीरीज में आपको लेबर कोड पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम यूट्यूब में भी इस वीडियो का लिंक डाल देंगे, और नहीं तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसमें हमने पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि लेबर कोड क्या होता है। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था, उसके बाद हमने ये बताया आपको कि 4 लेबर कोड्स कौन कौन से हैं, और जिसमें कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये 4 हमने कोड को बताया था कि 4 लेबर कोड को एक करके 2019 में संशोधन करके इसको एक लेबर कोड में कन्वर्ट किया गया है। तो उसके बारे में बताया था। फिर हमने आपको बताया था, इसकी डिटेल दी थी मैंने आपको। उसके बाद हमने सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर के बारे में आपको बताया था, और उसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ जो कोड के कौन कौन से कोड जो है रेगुलेट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, उनके द्वारा, और 29 सेंट्रल लॉस कौन कौन से चेंज हुए हैं ये बताया था। हमने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी पे बनाई थी वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर नहीं देखोगे तो देखिएगा। हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि कोड ऑन वेजेस 2019 आ रहा है। तो अब आपके सामने उपस्थित है कोड ऑन वेजेस 2019। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 8 अगस्त 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट ने नोटिफाई किया था एक कोड को, जो कि अमेंड करेगा यानी कि संशोधन करेगा और कंसोलिडेट करेगा। यानी कंसोलिडेट का मतलब होता है, कंसोलिडेट वर्ड इंग्लिश का है, ये वर्ड वहां यूज होता है जहां पे हम 2-3 चीजों को सबस्यूम करके यानी कि एक साथ एक जगह लेके आते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम एक ऐसा बॉक्स लेते हैं जिसमें हम ए को भी ले आए, बी को भी ले आए, सी को भी ले आए, और ए बी की सी तीनों की पूरी प्रॉपर्टीज इस पे मैच होंगी इस बॉक्स के अंदर, तो हम इसे कहेंगे कि हमने इसको कंसोलिडेट किया है बीसी को। तो ये वही चीज है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि 8 अगस्त 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट ने नोटिफाई किया कोड के बारे में, और इसको अमेंड करना, इसको कंसोलिडेट करना लॉज को, और इससे जो भी वेजेस से रिलेटेड है और जो भी मैटर होते हैं जो इनसे कनेक्टेड है उनके बारे में इन्होंने बताया था। और उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। जैसे हमने आपको बताया था लेबर कोड में कि 29 सेंट्रल लॉस को एक जगह एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की गई है। तो ये 4 लेबर कोड के थ्रू किया गया है और उनको कन्वर्ट करके एक लेबर कोड बनाया गया है। तो ये जो कोड ऑन वेजेस 2019 है, उसके अंदर कोड ऑन वेजेस के अंदर ही पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 आएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आएगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 आएगा, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 आएगा। देखिए, ये बहुत लंबा नाम है, इतना लंबा नाम हम नहीं बोलेंगे। आने वाली अब आगे जो है हम पीडब्ल्यूए बोल देंगे, एमडब्ल्यूए बोल देंगे, पीबीए बोल देंगे, ईआरए बोल देंगे। अगर हम पीडब्ल्यूए बोलते हैं आप समझ जाइएगा कि पेमेंट ऑफ वेजेस की बात हो रही है, और पी से पेमेंट हो गया, डब्ल्यू से वेजेस हो गए, और एमडब्ल्यूए से मिनिमम वेजेस हो गया है, पीबी से पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो गया है, और ईआर से इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है। तो ये 4 कोड्स को कन्वर्ट करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की गई है कोड ऑन वेजेस 2019। हम आपको डिटेल बताएंगे और किस तरह से इसमें चेंजेस किए गए हैं वो हम आपको बताएंगे, और कंपेयर भी करेंगे हम उसको कि आखिर जो इससे पहले जो अमेंडमेंट से पहले जो चीजें थी वो किस तरह से थी, और कोड ऑन वेजेस जो 2019 जो कन्वर्ट हुआ है वो कैसा है। तो फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हो सकता है थोड़ी सी आपको ये वीडियो बोरियत लगे, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए लेबर लॉस को आपको पढ़ना है, यूपीएससी ईपीएफओ में आपको सेलेक्ट होना है। तो अगर आपको ईपीएफओ में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर बनना है तो आपको चीजें तो आनी ही चाहिए। अगर वेजेस से रिलेटेड चीजें तो आपको आनी बहुत ही मस्त है। अगर नहीं आएंगी तो सोचिए कि आप कैसे अधिकारी बनेंगे। तो फिर आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। फ्री में चीजें हम लोग आपको देते हैं, तो सब्सक्राइब तो आपको कर ही देना चाहिए। और यूपीएससी ईपीएफओ का कंप्लीट कोर्स का सीरीज भी दे रहे हैं, गाइडेंस प्रोग्राम दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको ये बताइए। हमने आपको जो भी चीजें हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्यूटी टिप्स भी यहाँ तक हम लोग आपको दे रहे हैं। कोई इवेंट हमारा फेसबुक लॉन्च होता है वो भी हम देते हैं। फेसबुक पे भी जाकर टिस्का एकेडमी को लाइक कीजिएगा, और टिस्का एकेडमी नाम से पेज है, काफी पॉपुलर पेज है, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हमारे 6 पेजेस चल रहे हैं, वो सारे लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हमसे बात करना है, किसी तरह की क्वेरी है, कुछ संपर्क करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, और इस नंबर पे आके हमसे कोई क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप उस हैंडल पे जाके मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आके आप हमें मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, और व्हाट्सएप पे भी आके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव वहां बैठे रहते हैं और 18 आवर ये लोग ऑनलाइन रहते हैं। तो ये आपको
जो हमारे एग्जीक्यूटिव बैठे रहते हैं वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऐसा है कि हम इसमें आपको एक हाईलाइट दे रहे हैं इसका कि जो कोड ऑन वेजेस 2019 इसका हाईलाइट हम दे देते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता देते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगा, क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं, क्योंकि भाई अपने आप में अगर इस गवर्नमेंट के बारे में देखें तो अपने आप में करीब 100 से ज्यादा पेजों का एक पुलिंदा है, लेकिन हम इतना लंबा तो आपको पढ़ाएंगे नहीं कोड ऑन वेजेस 2019, तो हम आपको इसको कम शब्दों में सिर्फ 9 पॉइंट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे और 9 पॉइंट में हम आपको पढ़ाएंगे इसको, जिसमें पहला पॉइंट में हम आपको यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि किस तरह यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म जब चीज कहीं आ जाती है तो यूनिफॉर्म से मतलब होता है कि एक जगह ही लागू हो। अगर हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म जैसे यूनिफॉर्म हम लोग कहते हैं स्कूल में, हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म वर्ड का यूज करते हैं। क्यों यूनिफॉर्म वर्ड का यूज करते हैं? क्योंकि एक ही कपड़े, एक ही तरह के, एक ही कपड़े, एक ही तरह के कपड़े, एक ही कलर के कपड़े, एक ही डिजाइन के कपड़े जब सारे बच्चों ने पहन रखे हैं, तो ये यूनिफॉर्मिटी इसमें आती है। तो यही चीज यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी, यानी सब जगह हम देखिए कोड को, लेबर कोड को बनाया क्यों गया था? ताकि लॉ को और ज्यादा इजिली डिफाइन किया जा सके और उसका जस्टिफिकेशन भी जल्दी मिल सके, लोगों को न्याय मिल सके। तो यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी इसका पहला पॉइंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें यूनिफॉर्म वेजेस डिफिनेशन, यानी कि वेजेस के डिफिनेशन को भी डिफाइन किया गया कि आखिर वेज एक्चुअल में होता क्या है। वर्कर काम करते हैं, एम्प्लॉयर काम करते हैं, तो वो वर्कर में क्या अंतर है, एम्प्लॉयर में क्या अंतर है, ये सारी चीजें थी। और देखिए तीसरा हमने आपको बताया कि जैसे एम्प्लॉय में और वर्कर में क्या अंतर होता है, तो ये है। तो अब हम बात करते हैं, अब दूसरी चीज हम देखते हैं, आपको बताते हैं इसमें। तो ये जो अब हम अगला बताएंगे आपको, ये मिनिमम वेजेस के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद आएगा इक्वल रिम्यूनरेशन आएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। और पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में आपको बताएंगे छठा। और फिर जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होता है इसके बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद जो टाइम बाउंड रिजोल्यूशन है क्लेम के लिए उसके बारे में बताएंगे। फिर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में बताएंगे। तो ये 9 पॉइंट में हम इसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपको हम समझाना शुरू करते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी जब हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए जो जैसे ये इन चारों को याद रखिएगा, कोड ऑन वेजेस में इन चारों की अहम भूमिका है। क्वेश्चन इससे बन सकते हैं सीधे सीधे। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। अब देखिए यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है अपने एम्प्लॉइज पे, मतलब जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो, और जिससे कि वो जो वेजेस होते हैं, वेजेस का मतलब क्या होता है कि जो पैसे दिए जाते हैं किसी को काम के बदले। अगर हम किसी भी आदमी से कोई काम लेते हैं उसके बदले में उसको कुछ देते हैं तो वो उसके वेजेस कहते हैं, उसको दिहाड़ी भी कहते हैं हिंदी में अगर देखा जाए तो। ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था वो एप्लीकेबल होता था एम्प्लॉइज पे, जो कि जिनका वेजेस जो होता है, जिनका जो तनख्वाह होता है वो एक इक्वल होता है या कम होता है स्टैट्यूटरी लिमिट से। स्टैट्यूटरी लिमिट एक लिमिट होती है कि जैसे इससे कम की आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी होगी, ये काम बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। कारण क्या है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि एक बनाती है रूल की, जैसे कि आप 10,000 रुपए से कम में किसी को तनख्वाह पे रख ही नहीं सकते पर्टिकुलर काम के लिए। तो अब स्टैट्यूटरी लिमिट यही होती है, इसको सेंट्रल डिसाइड करती है। हालांकि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसलिए स्टेट भी इस पे अपने हिसाब से कोई थोड़े बहुत नियम बनाया था, लेकिन जो उसको मेन स्टेट को रूल फॉलो करना है, जो बेसिक जो फाउंडेशन होता है उसको जो फॉलो करना है वो सिर्फ सेंट्रल को फॉलो करना है, सेंट्रल का ही बनाया हुआ रूल फॉलो करना है। तो देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस जो है एप्लीकेबल था एम्प्लॉइज के ऊपर, जो कि जिनका वेजेस जो इक्वल था या कम रहेगा स्टैट्यूटरी लिमिट से, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट या और मिनिमम वेजेस एक्ट से एप्लीकेबल होगा सिर्फ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पे। देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा उन एम्प्लॉइज पे जिनका वेजेस इक्वल है या तो कम है, जो स्टैट्यूटरी लिमिट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड की है। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो एप्लीकेबल है सिर्फ उन पर जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट देते हैं, यानी कि जो एकदम शेड्यूल से आपको, जैसे मान ली 10 से 5 आपको जॉब पे आना ही आना है, एक तरह से परमानेंट मेंबर जो होते हैं, तो एक तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट वो इतनी वेजेस तो आपको देने ही देने हैं, तो ये लोग आते हैं। अब वेज कोड जो था, अब क्या किया इसमें नया जो वेज कोड आया उसने क्या किया, एक यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी लाया, एक सिंगल चीज को एक जगह लाने की कोशिश किया गया प्रोविजन के द्वारा, जिसमें टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी कि जो वेजेस का पेमेंट होना चाहिए वो टाइम से होना चाहिए, और मिनिमम वेजेस जो है जो होना चाहिए वो सारे एम्प्लॉइज को मिलना चाहिए, यानी टाइम पे सबको पेमेंट मिलना चाहिए और मिनिमम वेजेस जो डिसाइड किया गया है वो मिलना चाहिए। तो देखिए पहले क्या था, अब इसमें अंतर कहां से आया, अंतर आया गया कि देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो था वो एप्लीकेबल था अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, जो कि पहले का था,
जिसमें वेजेस जो है इक्वल थे या कम थे स्टैट्यूटरी लिमिट से, और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो अप्लीकेबल था शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पे। लेकिन अब जो नया वेज कोड बना ये दोनों को एक जगह ले आया, और वेज कोड क्या बोला कि ये अब जो बनेगा यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी बनेगा प्रोविजन, इसमें दोनों को, चाहे आप मिनिमम वेजेस एक्ट लगाएं चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंतर्गत आए, आपको मिनिमम जो वेजेस होते हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, उसके साथ ही साथ जो आपको वेजेस का जो पेमेंट होता है उसको भी आपको टाइम से देना पड़ेगा। तो ये था यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी। अब हम बात कर, आप देखिए अब जो अगला पॉइंट इसमें है वो है यूनिफॉर्म वेजेस डिफिनीशन। यूनिफॉर्म वेजेस डिफिनीशन है, तो अब देखिए इसमें क्या है, देखिए जो वेजेस का यहाँ इसमें क्या किया कि वेजेस जो थे उसका डिफिनीशन, एक डिफिनीशन डिसाइड किया गया कि ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या था कि ना, देखिए जब वकील आप किसी लीगल प्रोसीजर में फंसेंगे तो आप अगर आप कभी आपका सामना कभी कोर्ट में आप कभी गए होंगे, आपका सामना ऐसे हुआ होगा, फिल्मों वाले कोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप रियल कोर्ट में कभी गए होंगे, आप देखे होंगे चीजों को किस तरह केसेस हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक वकील एक पक्ष का होता है और दूसरा वकील दूसरे पक्ष का होता है, तो अब जाते क्या, अब एक वकील क्या करेगा, वो अपने ऐसी ऐसी तहरीर देगा, डिफिनीशन को लेकर खेलेगा, जो कागज में लिखा है उसको लेकर। मान लीजिए किसी की जमीन है, अब किसी का जमीन का लफड़ा है, अब किसी की जमीन मान लीजिए मान के चलिए सिर्फ 6 फीट है, अब 6 फीट है, लेकिन अब अगला जो उसके आगे बनाया हुआ है वो मान लीजिए 11 फीट है। अब एक पड़ोसी कह रहा है कि मेरा 11 फीट है, दूसरा कह रहा है कि नहीं आपका 6 फीट है, तो एक झगड़ा हो गया यहाँ। अब जब इसको ले जाया जाएगा तो 6 फीट वाला जो दावा कर रहा है कि आपका 6 फीट है और दूसरा जो 11 फीट वाला दावा कर रहा है, दोनों के वकील अपनी अपनी तहरीर देंगे, और दोनों की तहरीर मतलब कई बार इतनी वाहियात तहरीर भी होती है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह की वहां तहरीर लोग देते हैं, इस ऐसे तरह के गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं, गलत चीजें बोलते हैं, और अगर सबूत वो पेश कर दे रहे हैं तो उसको सरकार को मानना ही मानना है। तो अब ऐसा भी होता है, तो वो लोग डिफाइन करते हैं कि जैसे कि वेजेस इस तरह से होने चाहिए और ये इस तरह से होना चाहिए, तो इस तरह डिफाइन करते हैं। तो इसी चीज को सही करने के लिए कि वेजेस का, अब जैसे मान लीजिए एक जगह एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में झगड़ा हो गया, तो एम्प्लॉय बोला, यानी कि जो मालिक था वो क्या बोला, जो एम्प्लॉयर था वो क्या बोला कि हम आपको सिर्फ 10,000 रुपए ही देंगे पर मंथ। लेकिन जो एम्प्लॉय था वो बोला कि बात हमसे 12,000 की हुई थी, आप हमें 2 महीने से 12,000 रुपए दे रहे हैं, आपको आगे भी 12,000 देने होंगे। तो ये क्या करेगा कि जब कोर्ट में केस चल जाएगा ये, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म वेजेस का ये वेजेस के डिफिनीशन ही बदल देगा। जो उसका वकील रहेगा, जो भी मालिक रहता है उसका वकील रहेगा, वो क्या करेगा कि वेजेस का डिफिनीशन ही बदल देगा। तो उसी चीज को जैसे मालिक कह देगा कि वेजेस जो है वो हम इनको पर डे पे रखे थे, पर डे की मजदूरी पे इनको रखे थे, इनको मंथली पे नहीं रखे थे। वेजेस का मतलब होता है पर डे की मजदूरी, और ये जो बात करें वो सैलरी वाली बात कर रहे हैं। तो सैलरी आपको महीने पे काम करने में मिलती है, लेकिन वेजेस मिलते हैं आपको दिहाड़ी मजदूरी को भी वेजेस कहते हैं। तो वेजेस में आते हैं तो इसका मतलब आपको डेली पेमेंट मिलता है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि 10,000 की जगह हम आपको 8,000 दे रहे हैं, हमने 8,000 में बात की थी, आपको 8,000 दे रहे हैं। तो इस तरह से घुमा देते हैं लोग। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गया होगा कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जो कि मिनिमम वेजेस एक डिफिनीशन, इसमें डिफिनीशन को इसी प्रॉब्लम को जो मैंने अभी आपको बताया, इस तरह की प्रॉब्लम ना उठे आगे, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए सरकार ने क्या किया कि वेजेस के डिफिनीशन बना दिया कि इसी डिफिनीशन पे कोई भी सरकार जो है अपनी फैसला लेगी। तो वेजेस का डिफिनीशन जो है ये अलग अलग था पहले, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में अलग था, मिनिमम वेजेस एक्ट में अलग था, और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में अलग था, और अलग अलग तरीके के, जिससे क्या होता था कि अलग अलग तरीके के जो कानूनी दावपेच होते थे वो होते थे। अब क्या हुआ, जो वेज कोड आया उसने क्या किया, एक सिंगल डिफिनीशन दिया जो कि सारे एम्प्लॉइज यानी जो भी काम करने वाले हैं, कारीगर हैं, सब पे वो एप्लीकेबल होगा। और इसके हिसाब से क्या था कि वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब होता है सारा रेम्युनरेशन, मतलब सारा रेम्युनरेशन जो कि चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो, सैलरी अलाउंस हो, या एक्सप्रेस किया जाए दूसरे टर्म में, जैसे मनी के टर्म में, सैलरी के टर्म में, अलाउंस के टर्म में, और बेसिक पे के टर्म में, डियरनेस अलाउंस के टर्म में, रिटेनिंग अलाउंस के टर्म में। तो इस तरह के अलाउंस के, अगर जैसे होता नहीं, अगर आप एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देंगे, अगर आप एसएससी का एग्जाम देते तो आप देखेंगे कि इसमें देखा कि 5700 पे ग्रेड है, तो 5700 आपका बेसिक पे हो गया। अब उसके बाद उसमें जोड़ के डियरनेस अलाउंस, आपको रहना खाना एक तरह से जोड़ के, हाउस अलाउंस, वो सारी चीजें जोड़ के आपका एक तनख्वाह बन जाता है 50,000। लिखा तो रहेगा 5,000 ही, लेकिन तनख्वाह मिलेगी आपको 50,000। तो ये इसी तरह से चीजें होती हैं। तो यूनिफॉर्म वेजेस में क्या किया सरकार ने कि वेजेस का डिफिनीशन दिया, और क्या डिफिनीशन दिया कि सारे वो रेम्युनरेशन जो कि चाहे वो सैलरी के हों, सैलरी अलाउंस के, या दूसरे टर्म ऑफ मनी जैसे सैलरी अलाउंस, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस, एक्सेट्रा के हों, वो आते हैं वेजेस के अंदर ही आते हैं। अब वेजेस, अब भी देखिए वेज कोड जो था, वेज कोड ने क्या किया, और लिस्ट अपने एग्जिस्टिंग जो उसकी वेज कोड की क्या था कि जो एग्जिस्टिंग मतलब उसमें वेज कोड में क्या था, जो एग्जाम्पशन, एक लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशन दिया, यानी कि एग्जाम्पशन ढेर सारी चीजें। एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पशन का मतलब ये होता है
कि अगर कोई चीज है, मान के चलिए कि कोई मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग करना है, तुरंत आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, तो आपने क्या किया कि आपने कहा कि नहीं, मेरा बैंक क्लर्क में नौकरी लगी है और मैं चाहता हूं कि मेरे 1 साल तक मुझे आईएएस की तैयारी के लिए मुझे मौका मिले। तो आप क्या करेंगे, आप एग्जाम्पशन भरेंगे। एग्जाम्पशन का फॉर्म आता है, ये भरेंगे। एक तरह से रियायत दर होती है, ये रियायत देना किसी चीज को एग्जाम्पशन कहते हैं, डिस्काउंट एक तरह से समझ लीजिए आप इसको। तो 1 साल का डिस्काउंट मिल जाएगा, इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो देखो वेज कोड क्या करता है कि ये एक लिस्ट देता है एग्जाम्पशन का, जो कि वेजेस का टर्म होता है उससे डेफिनेशन के अंतर्गत ये नहीं आती है। और इन सारी चीजों में और बाकी चीजों में, जैसे कि वैल्यू हुआ किसी भी हाउस एकोमोडेशन का, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब बिजली का बिल जो होता है वो, हाउस रेंट अलाउंस, यानी अगर कोई रेंट पे रहा तो उसके लिए बोनस जो भी उसको दिया जाता है वो, और जो भी कंट्रीब्यूशन होता है पेंशन का या प्रोविडेंट फंड का वो, और जो भी रिम्यूनरेशन होता है या कोई भी अवार्ड होता है या ऑर्डर होता है जो कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, या जो भी सेटलमेंट होता है 2 पार्टियों के बीच में, ओवर टाइम का, कोई ओवर टाइम काम करा, ग्रेजुटी यानी कि रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलता है उसको ग्रेजुटी कहते हैं। एक्स ग्राशिया मतलब होता है समय पर मिलने वाली धनराशि जो होती है, कोई भी चीज वो जिसका टाइमली पेमेंट होता है वो चीज, और बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं वो सारे जो है वेज कोड ने क्या किया है, ये वेज कोड ने बताया कि एक कुछ एग्जाम्पशन दिया है कि जैसे ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बिजली का बिल हुआ, हाउस रेंट हुआ, ये सारी चीजें वेजेस के अंतर्गत नहीं आएंगी। ये वेजेस में उसमें क्लियरली डिफाइन कर दिया है। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें सबसे ज्यादा ये है कि वेज कोड जो होता है वो अपने अगर वेज कोड की बात करें तो ये जो होता है इसमें क्या करता है, ये एक्सक्लूजन करता है आधा जो जितना रिम्यूनरेशन पेड किया जाना है उसके आधा से ज्यादा एम्प्लॉय को, या तब जो है जो अमाउंट होता है जो एक्सक्लूजन लिमिट से भी ज्यादा होता है और रिम्यूनरेशन पीरियड का, किसी भी एम्प्लॉय के रिम्यूनरेशन पीरियड का, तब जो अमाउंट एक्सेस होता है एक्सक्लूजन पीरियड का वो वेजेस में काउंट होता है। मतलब क्या है, देखिए इस तरह के जो डिफिनेशन होते हैं काफी टफ होते हैं, तो आपको इस तरह के, लेकिन अगर इस तरह के वर्ड्स आपको आप यूज करेंगे तो इस तरह के लीगल फॉर्मेट में चीजें इसी तरह की लिखी रहती हैं। तो हमने आपको एज इट इज बता दिया है। तो इसमें देखिए हम आपको अगर इसको नॉर्मल हम शब्दों में समझाएं तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि जो यूनिफॉर्म डिफिनेशन दिया गया है वेजेस का, उसमें यह कहा गया है कि वेज कोड जो है वो वेज कोड क्या है, वेज कोड किसी भी ऐसे इन द इवेंट, यानी किसी ऐसे इवेंट में जो कि क्वांटम, जो कि एक्सक्लूजन जिसमें जो रिम्यूनरेशन पेड होता है, जो रिम्यूनरेशन पेड किया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को, वो क्या होता है, जैसे रिम्यूनरेशन का मतलब एक तरह से मुआवजा आप समझ लीजिए। तो रिम्यूनरेशन जो दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को वो आधा से ज्यादा होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को, और जो अमाउंट होता है जो एक्सक्लूजन लिमिट से अगर ज्यादा जाता है तो वो एम्प्लॉय जो उसको, तो एक्सक्लूजन लिमिट का रिम्यूनरेशन पेड एम्प्लॉय को उससे ज्यादा देना चाहिए। उसके बाद जो अमाउंट जो एक्सेस जो हो रही है वो लिमिट का, उसको वेजेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो अगर मान के चलिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया वेज कोड में, यूनिफॉर्म वेज का जो डिफिनेशन दिया उसमें ये कहा कि अगर कोई ऐसा चीज होता है, कुछ मान लीजिए ऐसा डिस्प्यूट हुआ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ जिसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके हुआ, तो वो अगर एम्प्लॉय वहां का, तो वो क्या करेगा, उसको जो मुआवजा मिलना चाहिए था, मान के चलिए कि उसकी तनख्वाह उसको 10,000 मिलता है मुआवजा, तो ये 10,000 उसको मुआवजा मिल गया, लेकिन ये उसके वेजेस में काउंट नहीं होगा, ये उसके वेजेस में काउंट नहीं होगा। और हाँ ये है कि इसको अगर इससे देखा जाए तो इससे हाफ, आधा से ज्यादा, यानी कि पूरा 10,000 काउंट नहीं होगा, आधा से ज्यादा इसको हम वेजेस में काउंट कर सकते हैं। जैसे 7,000 कर सकते हैं, 8,000 कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम एक वेजेस में इसको काउंट कर सकते हैं जब किसी को कोई इस तरह की चीजें मिलती हैं। और अमाउंट जो होता है वो, और जो कभी ऐसा होता है 10 की जगह लोगों को 12,000 मुआवजा मिलता है। जैसे मैंने आपको 7,000 बताया तो 12,000 मिलता है। तो 12,000 मिलने का मतलब क्या है कि जो उसका वेजेस है, इसमें कहा जाएगा 12,000 में, अब जब मान ली किसी का तनख्वाह 10,000 था और उसको और ज्यादा उसने कहा कि 20,000 उसको मुआवजा के साथ मिलना चाहिए, यानी 10,000 तो उसकी सैलरी हो गई और 10,000 उसको मुआवजे के तौर पर मिलेगा। तो यहाँ क्या है कि 10 से ज्यादा यहाँ जो मुआवजा दिया जाएगा, वो मुआवजा जो रहेगा वो 10,000 से अगर 12,000 हो जाता है तो वो 2,000 को वेजेस के रूप में काउंट करेंगे। यही लास्ट लाइन में दिया हुआ है कि अमाउंट, जो भी अमाउंट एक्सेस होगा एक्सक्लूजन लिमिट से, उसको वेजेस की तरह ट्रीट करना किया जाएगा। जैसे 10,000 किया 12,000 किया तो 2,000 जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो काउंट हो जाएगा वेजेस में। तो ये था एक बहुत ही यूनिफॉर्म कोड, वेजेस को डिफाइन किया था। अब जो अगला हम बताएंगे आपको, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आखिर डिफरेंस क्या होता है एम्प्लॉय में और वर्कर में। अगर एक आदमी, जैसे अब क्या है कि मैंने आपको कहा ना कि वकील लोग तरह तरह के दलील पेश करते हैं, तो उसमें एम्प्लॉय को कहेंगे कि ये तो एम्प्लॉय बोल रहे थे, पहले ये वर्कर बोल रहे थे, अब एम्प्लॉय बोल रहे थे।
तो अब ऐसा है कि अब जो है एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय और वर्कर की बात हो रही है। तो अब इसमें क्या है कि एम्प्लॉय का क्या डेफिनेशन है और वर्कर का क्या डेफिनेशन है, इसको भी इसमें डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, ये भी इसमें डिफाइन कर दिया गया है। तो इसमें क्या बताया इन्होंने कि जो एम्प्लॉय का डेफिनेशन होता है बहुत ही ब्रॉड होता है, बहुत ही बड़ा होता है, जबकि जो वर्कर का डेफिनेशन होता है नैरो होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एम्प्लॉय का ब्रॉड हो सकता है, मतलब कि वो परमानेंट हो सकता है, लेकिन वर्कर ऐसा भी परमानेंट नहीं भी हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि ब्रॉड होता है, मतलब उसके और भी ज्यादा क्राइटेरिया होता है। किसी को एम्प्लॉय कहने का एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन किसी को वर्कर कहने का कि पीछे ये भी हो सकता है कि हम उसे कोई छोटा मोटा काम ले रहे हो। अब देखिए एम्प्लॉय जो होता है वो कोई ऐसा पर्सन होता है जिसमें, देखिए दूसरे पॉइंट में अच्छे से डिफाइन किया है, एम्प्लॉय जो होता है कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि एम्प्लॉयर जिसको काम पे रखा जाता है, जो कि वेजेस के लिए अप्रेंटिस यानी जो सहायक रखे गए हैं किसी भी काम के, और जो सहायक यानी असिस्टेंट्स को जो पैसा दिया जाता है उससे अलग किसी को रखा गया है एक एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एक रूल के द्वारा, जिससे कि कोई भी स्किल, सेमी स्किल या अनस्किल या मैनुअल वर्क हुआ, ऑपरेशनल सुपरवाइजरी हुआ, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल, फॉर हायर रिवार्ड, भले टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहां पे टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस हो, वो एम्प्लॉइज की कैटेगरी में आता है। मतलब क्या है, कम शब्दों में बोले तो एम्प्लॉय कोई भी ऐसा पर्सन रहेगा, उसको हम लोग अगर मान लीजिए किसी का कोई असिस्टेंट बना रहा है कोई, तो असिस्टेंट जो एम्प्लॉय में काउंट नहीं होगा। अगर हम एम्प्लॉय से तुलना करें तो एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय को वो पर्सन रहेगा जो कि अप्रेंटिस नहीं है, यानी कि अप्रेंटिस का मतलब होता है इंटर्नशिप कर रहा है या कम समय के लिए वहां पे काम सिर्फ सीखने के लिए आया है, तो वो नहीं है, ट्रेनी नहीं है, वो क्या है, वो उसको एम्प्लॉय, इसको बाकायदा उसको काम पे रखा गया है, किसी भी स्किल काम को करता है, अनस्किल काम को करता है, सेमी स्किल काम को करता है, मैनुअल वर्क को करता है, ऑपरेशनल करता है, सुपरवाइजर का काम करता है, मैनेजर का काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, टेक्निकल काम करता है, क्लरिकल काम करता है, ये सारी चीजें जो कि टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें एक्सप्रेस की गई हैं, वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है। जबकि अगर हम वर्कर की बात करें तो वर्कर कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, हाँ उस वर्कर में भी अप्रेंटिस को ना तो वर्कर में रखा गया है और ना तो इसको एम्प्लॉय पे रखा गया है। तो जो वर्कर होता है वो कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो वर्कर, वो अप्रेंटिस नहीं है, जो एम्प्लॉय किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री में मैनुअल काम करने के लिए, अनस्किल करने के लिए, स्किल्ड करने के लिए। जो एम्प्लॉय की बात हमने की थी वो हमने आपको बताया कि इसमें स्किल, अनस्किल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लरिकल, ये सारे वर्क जो है अप्रेंटिस के अलावा जो होते हैं उसको स्किल वर्क, अनस्किल वर्क, मैनुअल वर्क करने के लिए रखा जाता है। उस तरह वर्कर को भी स्किल वर्क, अनस्किल वर्क, स्किल वर्क, इस सारी चीजों करने के लिए रखा जाता है। तो अब ये बात है। अब अगला जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए जो मिनिमम वेजेस है, इसमें क्या है कि अब हम आपको बताते हैं मिनिमम वेजेस के बारे में, चौथा पॉइंट। अब देखिए जिसमें आपको मिनिमम वेजेस एक्ट बताया था, तो उसमें मिनिमम वेजेस में क्या क्या इसमें चेंजिंग की गई है। तो देखिए मिनिमम वेजेस जो है वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में अप्लीकेबल होता है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है कि एक शेड्यूल बना के आदमी शेड्यूल से काम कर रहा है, परमानेंट एक तरह से एम्प्लॉय समझ लीजिए आप इसको, 10 से 5 शेड्यूल है उसका, है उस पर काम कर रहा है वो। तो ये एक वो मिनिमम वेजेस सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के बारे में दिखाया गया। जबकि वेज कोड जो है वो एम्पावर करता है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जहां पे भी आपको मिले, जो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ में आपको काफी देखने को मिलेंगी। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का यूज जहां पे भी होता है, आप समझ जाइएगा कि वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है कि वो गवर्नमेंट जो इसमें सत्ता में है, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल में है, स्टेट में है, सरकार बदलती रहती है, तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो उसमें वहां पे है, और जो जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट में आ रहा है उस स्टेट के अंदर ही वो लॉ आते हैं सारे, तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गया उस पर्टिकुलर लॉ के लिए। तो वेज कोड जो होता है एम्पावर करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो वेजेस को फिक्स करे, फ्लोर वेज को लाए। और इसमें फ्लोर वेज एक नया कॉन्सेप्ट लेके इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर करती है और फिक्स करती है इसे मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब किसी वर्कर को काम कर रखने के लिए मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो होना चाहिए। अप्लीकेबल होता है अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज की, जैसे मेट्रो में सिटी में रहे तो अलग है, नॉन मेट्रो सिटी में रहे तो अलग है। तो इस तरह से एक फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट ले आइए। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अंदर किसी भी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं मिला है कि वो फ्लोर वेज को जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय की फ्लोर वेज उससे कम दे। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 10,000 रुपया फ्लोर वेज के तौर पे मिलना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट उससे कम नहीं कर सकती है किसी भी सूरत में। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट 8,000 दे रही है, ऐसा नहीं है। जब देगी या तो 10,000 देगी या तो 10,000 से ऊपर वो अपने चेंजेस करके अपने वर्कर को दे सकती है। अब अगर मान लीजिए, अब देखिए इसमें जो एक दूसरा कंडीशन दिया है, इन केस मान लीजिए मिनिमम वेज जो होता है वो फिक्स कर दिया जाता है फ्लोर वेज को फिक्स करने से पहले, तब जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो प्रोहिबिट यानी कि मना करती है रिड्यूस करने, और उस गवर्नमेंट अगर मिनिमम वेज जो है वो फिक्स कर दिया जाता है एकदम फ्लोर वेज के हिसाब से, तब उसमें जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो उसको रिड्यूस कर सकती है, उस रेट को थोड़ा सा घटा सकती है वो।
देखिए पहले मैंने आपको क्या बताया कि एक फ्लोर वेज को फिक्स करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी तरीके से कम नहीं दे सकती है। कम जितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है उतना तो स्टेट को देना ही, भले वो उससे ज्यादा दे दे। अब अगर इसमें दूसरा कंडीशनल दिया है सेंटेंस में कि अगर मान के किसी केस में मिनिमम वेज होता है वो फिक्स कर दिया जाता है, मिनिमम वेज के मतलब 10,000 रुपये मिल रहा है किसी को, उसको फिक्स कर दिया जाता है। फ्लोर वेज के फिक्स करने से पहले मान लीजिए सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 10,000 रुपया हम आपको देना है अब फ्लोर वेज के तौर पे, लेकिन अब उससे पहले जो नियम था वो उससे 12,000 पे उसको रखा था या 8,000 पे रखा था, नहीं 12,000 पे मान के 12,000 पे रखा था। तो जो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस समय की होती है वो मना कर सकती है कि हम अपने रेट में घटाएंगे नहीं, यानी कि हम 12,000 देते थे अपने एम्प्लॉइयों को तो हम 12,000 ही देंगे, भले सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी 10,000 दो, और चाहे तो 10,000 भी दे सकती है, उसके ऊपर है। अब देखिए इस तरह का कोड जो ये प्रिस्क्राइब किया गया है मिनिमम वेजेस के तहत, जो कि रिव्यू किया जाता है और रिवाइज किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे, और ये 5 साल के अंदर अंदर एक बार जरूरी रहता है। एक ऑडिटिंग की तरह इसको, जैसे ऑडिटिंग हर साल होता है उस तरह से 5 साल के अंदर अंदर एक बार इस नियम कानून पर लोगों की नजर पड़ती है। अब बात करते हैं इक्वल रिम्यूनरेशन की। इक्वल रिम्यूनरेशन क्या है? ये कोड जो है मना करता है, प्रोहिबिट करता है जो डिस्क्रिमिनेशन, किसी को जेंडर के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आप एक ही काम करवा रहे हैं लेकिन आप सिमिलर वेजेस, यानी कि अगर 10,000 आपको देना है तो 10,000 आप पुरुष से काम करवा रहे हैं तो उसको 10,000 रुपया दे रहे हैं, और वुमेन से काम करा रहे हैं तो आप उसको 8,000 रुपया दे रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा एक्चुअल होता है रियल में ग्राउंड लेवल पे, लेकिन ऐसा नियम के मुताबिक अब आप नहीं कर सकते। अगर 10,000 है तो 10,000 देना होगा, औरतों को भी देना होगा, आदमी को भी देना होगा 10,000। तो ये जेंडर इक्वालिटी की बात में इक्वल रिम्यूनरेशन की बात की गई है। अब अगला बात करते हैं छठवां पॉइंट, पेमेंट ऑफ बोनस। देखिए कोई भी इसमें ज्यादा बोनस में देने में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। पहले जो एप्लीकेबिलिटी रखी गई थी उसको एम्प्लॉयर तक ही लिमिटेड रखी गई थी, जिसमें वो वेजेस ज्यादा नहीं निकाल सकता, 21,000 रुपया पर मंथ से ज्यादा वेजेस नहीं निकाल सकता है। जबकि अभी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि फिक्स कर सकती है वेज थ्रेशोल्ड को, इसकी एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करने के लिए, बोनस की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करने के लिए। इसी बेसिस पे जैसे मान लीजिए 10% किसी को कहते हैं लोग, फिर आप कहीं काम किए होंगे प्राइवेट में तो आप देखोगे 10% बोनस मिल रहा है, तो 10% बोनस किस पे मिलेगा? आपकी तनख्वाह 21,000 है तो आपको 10% का मतलब है 2100 रुपया आपको मिलेगा। तो ये चीज है। अब देखिए डिस्क्वालिफिकेशन होता है बोनस को रिसीव करने में, जैसे पीबीए यानी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, जैसे मान लीजिए फ्रॉड हुआ, कोई फ्रॉड करता है या राइटेस यानी लड़ाई झगड़ा करता है, वायलेंट बिहेवियर उसका रहता है, या चोरी करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको बोनस नहीं दिया जाएगा। अब और वो इसके खिलाफ कहीं अपील भी नहीं कर सकता है। अब जो ओनली एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन है किसी को भी सर्विस से निकालने का वो है सेक्सुअल हैरासमेंट। अगर कोई सेक्सुअल हैरासमेंट करता है तो उसको निकाला जा सकता है डायरेक्ट एकदम, बिना ज्यादा क्वेश्चन आंसर किए। अब देखिए अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम देखेंगे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। जो पहले का वेजेस कोड था उसमें क्या था, इंस्पेक्टर का पद दिया गया था, लेकिन अब जो दिया गया है उसमें इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर दिया गया है। तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर क्या है? पहले जो इंस्पेक्शन का काम यानी एग्जामिनेशन का काम होता था किसी भी इंडस्ट्री का, वो किया जाता था इंस्पेक्टर के द्वारा। अब ये किया जाएगा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, यानी कि इंस्पेक्टर तो है ही, साथ ही साथ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे जरूरी है कि एम्प्लॉयर जो प्रोवाइड करे उसको अपॉर्चुनिटी दे कि चेंज रेटिफाई करने का, संशोधन करने का जो नॉन कंप्लायंसेस है किसी एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर कोई भी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से पहले उसको जो इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर जो है उसको जरूरत है कि वो क्या करे, उसको जरूरत है कि वो एक अपॉर्चुनिटी दे एम्प्लॉयर को, जिससे कि वो चेंज कर पाए जो भी नॉन कंप्लायंस होते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम के अंतर्गत, और इससे कोई भी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से ठीक पहले। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस समय की रहेगी वो इंस्पेक्शन स्कीम्स को लेके आएगी, जो कि वे बेस्ट इंस्पेक्शन यानी कि ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी हो सकता है या कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये था। तो अब पेमेंट ऑफ बोनस में क्या चीज है ये बताते हैं हम आपको। तो इसमें क्या था कि एक लिमिटेशन जो है पेमेंट ऑफ बोनस में क्या किया था, पेमेंट आप देखिए टाइम बाउंड रेजोल्यूशन रखा गया, किसी भी क्लेम को देने का टाइम बाउंड रखा गया। यानी कि अगर कोई भी हमारे ट्रेड यूनियन है कोई क्लेम कर रहा है, किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है या कोई गलत चीज हुआ है किसी के साथ, किसी को जबरदस्ती काम से निकाल दिया गया है, कुछ ऐसा कोई भी चीज होती है तो उसके उनके लिए टाइम बाउंड डिसाइड किया गया। इसमें लिमिटेशन पीरियड को 3 साल रखा गया था पहले, कि किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जो है एक 3 साल के अंदर कंप्लेंट दर्ज किया जाता है। अब इसमें जो डिस्प्यूट होता है फिक्सेशन ऑफ बोनस का या एलिजिबिलिटी और पेमेंट ऑफ बोनस का, वो कंसीडर किया जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के तहत। अब
आप देखिए जो तीन डिस्प्यूट का जो फिक्सेशन का जो डिस्प्यूट को कोई झगड़े को सुलझाने के लिए फिक्सेशन जो करना रहता है वो या डिस्प्यूट होता है मान लीजिए बोनस को फिक्स करने का या एलिजिबिलिटी को पेमेंट कितना पेमेंट बोनस में मिलना चाहिए उसकी एलिजिबिलिटी से लेके वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत आ जाता है। तो कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो कि जिसका एम्प्लॉय जो है वो मेंबर है या इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर जो होता है वो फाइल कर देता है कंप्लेन को किसी भी क्लेम के लिए अंडर वेज कोड के अंतर्गत बिना अथॉरिटी को नोटिफाई किए जो कि डिसाइड किए क्लेम करने का 3 महीने के अंतर्गत। तो 3 महीने के अंतर्गत तो उसको जो है कोई भी अगर इस तरह का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उस केस में 3 महीने के अंदर अंदर पहले उसको कोई भी एम्प्लॉय जो है अगर उसके साथ गलत होता है तो वो 3 महीने के अंदर अंदर अपना क्लेम देगा और अपील जो उसकी फाइल की और जब 3 महीने यानी 90 दिन के करीब करीब उसका बीत जाएगा तब उसका जो क्लेम है फाइल किया जाएगा और उसके अपील के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। ये क्लेम जो होता है रिकवर्ड किया जाता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे उसका रिमिट के तौर पे सेम अथॉरिटी का पेमेंट जो भी कंसर्न एम्प्लॉय होता है उसके सेम अथॉरिटी सेम जो उसके पास पावर होती है पेमेंट का अथॉरिटी ऑफ पेमेंट जो होती है वो सेम उसी के हिसाब से वो क्लेम जो होता है वो लिया जाता है। ये क्लेम जो है एक रिकवर किया जा सकता है लैंड रेवेन्यू के भी द्वारा। मान के चलिए कि किसी का 2 लाख का नुकसान हो गया तो ये एम्प्लॉयर की किसी वर्कर का तो ये एम्प्लॉयर जो वहां के जो मालिक होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि 2 लाख का उसको ये 2 लाख अपना जमीन भी दे सकता है उसको। देखिए चीज थी इसमें तो और टाइम भी डिसाइड कर लिया गया कि 3 महीने के अंदर लिमिटेशन टाइम है किसी भी एम्प्लॉय को इसी टाइमलाइन के अंदर कंप्लेंट फाइल करना है। अब जो एम्प्लॉय होता है वो 90 दिन के अंदर अंदर नोटिफाई करेगा कोई भी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत कोई आ रही है अपील तो उसको 90 दिनों के अंदर उसको एक टाइम पीरियड के अंदर उसको दिखाना होगा। अब ऑफेंसेस और पेनल्टीज हैं। ठीक है, पहले के एनेक्टमेंट में क्या था कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते थे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे और सिर्फ उसमें इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद की सजा सुनाई जाती थी। और कोई भी सेकंड में यानी कि पहला नहीं दूसरे पहले बार चेतावनी देकर छोड़ जाता था, दूसरी बार में या उसकी तीसरी बार में अगर लगातार गलतियां करता है तो उसको सजा कैद की सजा मिलेगी। हालांकि अब जो है फाइन वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया। अब जो ऑफेंसेस जो पनिशेबल कर दिया गया इस कोर्ट के अंतर्गत वो कंपाउंडेड किया गया गैस्टेट के ऑफिसर के द्वारा जो कि अपॉइंट किए जाएंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का गैस्टेड ऑफिसर होगा उसके पास ये पावर होगा कि कोई भी ऑफेंसेस के लिए आपको कितने साल की सजा देनी है बढ़ा के वो दे सकता है। ये ऑफेंसेस और पेनाल्टीज के अंतर्गत ये चीज हाईलाइट है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए हमने आपको जो पढ़ाया उसमें हमने सबसे पहले हमने ये जाना जो चेंजेस हुए कोड ऑन वेजेस में। इसमें कोड 8 अगस्त 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट ने नोटिफाई किया था एक कोड को जो कि अमेंड करता है कंसोलिडेट करता है लॉ को जो कि रिलेटेड है वेजेस और मैटर्स से रिलेटेड और उसके कौन कौन से प्रोविजन को एक जगह लाने की कोशिश की गई है। पेमेंट ऑफ वेजेस एट 1936, मिनिमम वेजेस एट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एट 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। और इसमें क्या था हाईलाइट में क्या था यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी मतलब एक ही जगह एक नियम कानून एक ही जगह लागू होना चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेस एक ही जगह होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेजेस क्या होते हैं सबको एक समान वेज मिलना चाहिए। अब ऐसा कोई और डिफरेंस एम्प्लॉय और वर्कर के बीच का डिफिनेशन क्या है एग्जैक्ट और मिनिमम वेजेस कितना होते हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन कैसे दिया जाता है जेंडर बेस उस चीज को था। पेमेंट ऑफ बोनस कैसे होता है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर क्या है, टाइम बाउंड रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है किसी भी क्लेम का, ऑफेंस और पेनल्टीज है वो। फ्रेंड्स ये सारी चीजें थी हमने आपको पढ़ाया। हमको उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है, हमारी टीम का उत्साह भी बढ़ता है। तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल पाए। और ईपीएफओ कंप्लीट कोर्स है तो शुरू से अंत तक वीडियो आपने नहीं देखा होगा, अभी आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो आप शुरू से वीडियो देखना शुरू करिएगा। उसमें हम लोग एकदम एग्जैक्ट लाइन से डाले हुए हैं। यूपीएससी कंप्लीट कोर्स का भी हम यूपीएससी ईपीएफओ की तरह ही डाले हुए हैं वीडियो सारे। यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यूपीएससी में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप गाइडेंस प्रोग्राम में जाके आपको वीडियो हमारी देख सकते हैं। 4 वीडियो हमने लोड की हुई है इसमें। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप हमें कमेंट में कर दीजिएगा उसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे, हमारे एग्जीक्यूटिव जरूर उस पर आपको जवाब देंगे। और आप बताइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए और इस नंबर पे कोई बात हो तो अपनी बात आप रख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप हमें। और कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो तो जा सकते हैं। रिच गाय को भी फॉलो कीजिएगा। रिच गाय हमारा मेन आईडी है और मेन हमारी कंपनी है जो कि पूरी सारी चीजों को रन करती है। जो भी डिलीवरी के सामान हुआ या जो भी पेजेस हमारे देख रहे हैं या जो भी एफिलिएटेड मार्केटिंग जो भी चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें रिच गाय ही सारी चीजें देखती हैं। कोई प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना आप रिच गाय पे जाके देख सकते हैं फेसबुक पे। और ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर है, आप इस चीज पकड़ सकते हैं कि कौन सा हमारा पेज है और कौन सा हमारा जो आईडी है कौन सा है। 9 दिनों के अंदर आपको कोई प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं। फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।